हेलो बच्चों, आज हम गोली दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकार के बारे में और अन्य उसकी परिभाषाएं सीखेंगे। जैसे कि दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण की फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, एटसेट्रा। ठीक है, ओके। तो अब दर्पण के बारे में तो आप परिचित हैं। आप रोज अपना जो चेहरा देखते हैं, तैयार होने के बाद दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो वह कौन सा दर्पण है आप जानते होंगे। कैसा दिखता है वो? क्या गोली दिखता है कि एकदम सपाट दिखता है? तो आंसर है एकदम सपाट दिखता है, यानी कि वो समतल दर्पण है। लेकिन यदि वह दर्पण में थोड़ा सा वक्र हो, राइट, यदि वो दर्पण जो है सपाट ना होते हुए थोड़ा सा अंदर वक्र हो, अंदर की तरफ, यदि इस साइड में आप देखने का इस साइड में हो, ठीक है, अंदर की तरफ झुका हो, या फिर वो बाहर की तरफ से देखने का हो दर्पण में, तो इस प्रकार से गोली हो, दर्पण जो है कैसा हो, गोली आकृति का हो, वक्राकार हो, तो उसको हम कहते हैं गोली दर्पण। और ये तो आप जानते हैं कि दर्पण जो होता है उसमें परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना से क्या तात्पर्य है कि उसमें एक तरफ क्या होता है, पॉलिश होता है। देखिए, एक तरफ पॉलिश होता है और दूसरी सतह पे प्रकाश की किरण गिरती है और इसी मार्ग पर लौट जाती है। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन की घटना, यानी दर्पण परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो यदि दर्पण में परावर्तक सतह, जैसे कि ये क्या होगी, आपका इस साइड अपारदर्शी कर दिया, प्रकाश इधर से आएगा और इधर ही जाएगा, यानी ये सतह कौन सी कहलाती है? परावर्तक सतह कहलाती है। तो परावर्तक सतह यदि गोली हो, गोली वक्राकार हो, अंदर धसी हुई हो या अंदर से थोड़ा सा इधर साइड में उठी हुई हो, तो इस प्रकार से ऐसे दर्पण को हम गोली दर्पण कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग समझ चुके होंगे। वे दर्पण जिनका परावर्तक सतह, जिनकी परावर्तक सतह, वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह या पृष्ठ कह लीजिए, जो आपको आसान लगता है, जिनकी परावर्तक सतह या पृष्ठ गोली होता है। अभी हमने देखा गोली होता है, राइट, वक्राकार होता है, गोली होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। सॉरी, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, उसे गोली दर्पण कहा जाता है, राइट। अब ये दो प्रकार के होते हैं, हम उसको समझेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जैसे धसी हुई सतह हो, परावर्तक जो है वो होगी अवतल दर्पण, राइट। नंबर 2, दूसरा प्रकार का होता है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण यानी याद रखिए, ये उठा हुआ। उत्तल दर्पण से क्या याद रखना है आपको? उठा हुआ। देखो बच्चों, गोली दर्पण के प्रकार समझने के लिए चम्मच तो आपने देखा होगा, स्पून, बिल्कुल। ये देखिए, ये आपका गोली सतह है, ये यहाँ पे वक्राकार है, राइट। ये देखिए उठा हुआ वक्राकार होता है, इधर कैसा है? उठा हुआ है। अंदर कैसा है? धसा हुआ है, राइट। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यदि दर्पण की परावर्तक सतह, मतलब जिस पर प्रकाश गिरने वाला हो, वो धसी हुई हो, गुफा के समान हो, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में कॉनकैव मिरर कहते हैं। मतलब उठी हुई सतह पर क्या कर दिया जाए? उठी हुई सतह पर यदि पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया आपने? पॉलिश। उठी हुई सतह पर, जैसे अभी अपने ओरिजिनल मैंने अभी दिखाया था, उठी हुई सतह पर क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। तो दूसरी सतह, यहाँ पे उठी हुई सतह पर पॉलिश कर दिया, तो धसी हुई सतह ये क्या बन गई? एक अच्छी परावर्तक बन गई है, गुड रिफ्लेक्टर। ये क्या बन गई? आपकी अच्छी परावर्तक बन गई है, राइट। तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब कि परावर्तक सतह कैसी है? इसकी अंदर है, ये परावर्तक सतह इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, परावर्तक सतह अंदर की तरफ है,
तो ऐसे दर्पण को हम क्या कह देते हैं, ये वाला जो दर्पण है ये अवतल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, राइट। इस दर्पण को क्या कह देंगे हम, अवतल दर्पण कह देंगे, राइट। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। परावर्तक सतह किधर है, इसकी अंदर की तरफ है, यानी इस साइड में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ये वाली आपकी अच्छी परावर्तक सतह बन गई। तो इस प्रकार का दर्पण हो गया अवतल दर्पण। अब यदि अंदर की तरफ पॉलिश कर दो, ये अंदर की तरफ क्या कर दिया आपने, पॉलिश कर दिया, तो उठी हुई सतह क्या बन गई, एक अच्छी परावर्तक बन गई, ये गुड रिफ्लेक्टर, अच्छी परावर्तक सतह बन गई, उठी हुई सतह, गुड रिफ्लेक्टर, अच्छी परावर्तक सतह बन गई। तो ऐसा दर्पण जब उठी हुई सतह एक अच्छी परावर्तक सतह होती है, तब ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण कहा जाएगा, राइट। यानी यहाँ पर पॉलिश कर दिया और इस वाली सतह पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण गिर रही है, यहाँ पर प्रकाश की किरण इस पर गिरेगी, राइट, और यहाँ पर प्रकाश की किरण इस साइड में गिरेगी, राइट। प्रकाश की किरण यहाँ पर उठी हुई सतह पर गिरती है और यहाँ प्रकाश की किरण धसी हुई सतह पर गिरेगी। तो जब धसी हुई सतह पर परावर्तन क्रिया होती है दर्पण में, वो अवतल प्रकार का हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। और जब उठी हुई सतह पर परावर्तन की क्रिया होती है, ठीक है, परावर्तक सतह बाहर की तरफ या उठी हुई, बाहर या उठी हुई हो, उठी हुई हो, तब कौन सा दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब धसी हुई सतह पर परावर्तन क्रिया होती है और उठी सतह पर पॉलिश होता है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब इसका ठीक उल्टा, उठी अंदर की तरफ पॉलिश हो, उठी हुई सतह पर परावर्तन की क्रिया होती है, तो ये उत्तल दर्पण बन गया। उत्तल से याद रखो, उठी हुई सतह पर परावर्तन की क्रिया होगी। अब देखो बच्चों, आपने अभी देखा था अवतल दर्पण में परावर्तन धसी हुई सतह पर होता है और इस साइड में क्या होती है, पॉलिश होती है, राइट। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उठी हुई सतह पर परावर्तन होता है और अंदर की तरफ में क्या होती है, पॉलिश होती है। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या था आपका उत्तल दर्पण था और इधर साइड में था आपका, ये क्या था आपका अवतल दर्पण था, राइट। ओके, ये था आपका अवतल दर्पण। आप देखिए यहाँ पर यदि आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आप इसको मिलाइए, तो देखिए ऐसा लगेगा ये कोई गोले से काटा गया हो। दर्पण जो होता है एक गोले से काटा गया हो, राइट। ये इस टाइप से इसको एक गोले का चाप हो और इसको काटकर ये दर्पण बनाया जाता है। तो दर्पण तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसका ध्रुव क्या होता है, तो ये परावर्तक सतह तो ये हो गई। तो परावर्तक सतह का जो बीच का बिंदु है लगभग, ये ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो संकेत हो गया P। तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। P इसको संकेत होता है, इसको कहते हैं ध्रुव, ठीक है ना। P से क्या बनता है, ध्रुव, राइट, P संकेत। अब उसके बाद में हम आते हैं वक्रता केंद्र। तो ये दर्पण जो है वो जिस गोले से लगभग काटे हुए लग रहे हैं उसका जो केंद्र होगा, दर्पण जिस गोले से काटे हुए हो उस गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाएगा, राइट। तो ये इसका संकेत होता है C। तो वक्रता केंद्र C क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो आप लोग समझ चुके होंगे परावर्तक सतह जो है इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव, और दर्पण जिस गोले से काटे गए उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हम ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दें तो ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दीजिए तो ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या R और इसका संकेत होता है R। ये होगी आपकी वक्रता त्रिज्या, राइट। अब यहाँ पर अगला हम देखते हैं अब मुख्य फोकस क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर
आप ध्रुव और वक्रता केंद्र, जैसे ये आपका था उत्तल दर्पण, राइट, यहाँ पर क्या करिए, ये जो ध्रुव हो गया P और ये हो गया वक्रता केंद्र, इसको मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये कहलाती है मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। चाहे ये दर्पण हो चाहे ये दर्पण हो। अब इस दर्पण में भी सेम वैसा ही, बीच वाला क्या कहलाता है आपका? अवतल दर्पण में बीच वाला क्या है? ध्रुव, और ये क्या था आपका? वक्रता केंद्र। इसको मिलाते हुए रेखा बढ़ा दीजिए, तो ये रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो समझ चुके होंगे कि परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण जिस गोले से काटे गए उसका केंद्र दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, राइट। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए जो रेखा आगे बढ़ा दीजिए, ये क्या बन जाती है? दर्पण के लिए मुख्य अक्ष बन जाती है। ओके, अब ये अलग से प्रश्न पूछा जाता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो ये है आपका अवतल दर्पण, मतलब धसे हुए सतह से परावर्तन हो गया। तो जब इस पर कोई समांतर किरण गिरेगी, राइट, ये आपका अवतल दर्पण है। यदि इस पर समांतर किरण गिर रही है, ये इस पर गिरी समांतर किरण इधर से आ रही है, ये समांतर किरण दर्पण पर आपतित हो रही हैं, ये होगी समांतर किरण, ठीक है। एक मुख्य अक्ष के भी समांतर कर दीजिए, एक किरण ठीक यही वाली हो जाएगी। यहाँ पर ये आपकी समांतर किरण, तो समांतर किरण दर्पण पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो अब इससे क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से गुजरेंगी, देखिए ये किरण, अपन इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं परावर्तित किरण को। ये होगी परावर्तित किरण, ये होगी, इससे ये होगी परावर्तित किरण, यहाँ से ये होगी परावर्तित किरण, राइट, यहाँ से ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। तो जो समांतर किरणें, ये कौन सी किरणें हैं? समांतर किरणें। तो समांतर किरणें जब दर्पण पर गिरती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु को फोकस कहते हैं, और फोकस का संकेत होता है F। फोकस का क्या संकेत होता है? F होता है, राइट। तो ये अपन इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं कि दर्पण अवतल दर्पण पर आपतित समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस F, कैपिटल F या स्मॉल f कह दीजिए, उसे फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं। तो बहुत ही आसान था अवतल दर्पण की फोकस। अब देखिए उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, ये आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस पूछा है या उत्तल दर्पण का फोकस पूछा है। तो उत्तल दर्पण ये बना दिया। उत्तल दर्पण मतलब कि उठी हुई सतह से परावर्तन होगा, उठी हुई सतह पर प्रकाश की किरणें गिरेंगी। तो देखिए उठी हुई सतह जो है या उत्तल दर्पण पर ये समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है परावर्तन किधर होगा? आप जानते हैं परावर्तन इसी दिशा में होगा, जिस दिशा से आ रही उसी दिशा में परावर्तन होगा। तो ये जब लौटेंगी, राइट, ये जब ध्यान दीजिए, जब ये लौटेंगी तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि, यानी लौटेंगी, ये देखिए ये इस टाइप से इसका परावर्तन हो रहा है, ये यहाँ पर ये परावर्तन हो रहा है क्योंकि इसी माध्यम में जाएंगी। ये आई, ये लौटी, ये भी आई, ये लौटी, ये भी इधर से आ रही है और इधर ही लौटेगी, राइट। अब ये भी, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, देखिए इसका परावर्तन ठीक ऐसा होगा। ये भी इधर से आ रही है, देखिए इसका परावर्तन ठीक ऐसा होगा, राइट। ये परावर्तन किरणें हैं। अब यदि इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण पर आपतित समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात
अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, देखिए इसको पीछे आपने बढ़ाया, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से ये आ रही है, ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम फोकस कह देते हैं। तो उत्तल दर्पण में ये फोकस आभासी होता है। ये कैसा फोकस होता है? उत्तल दर्पण में आभासी फोकस, क्योंकि वो वास्तव में आती नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती हैं, और जबकि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो वास्तव में मिलती हैं किरणें। तो अवतल दर्पण में फोकस जो होता है ये कैसा फोकस होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है और उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होता है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रही हैं, राइट। और ध्रुव और फोकस के बीच ये जो दूरी होती है यानी PF, ये नोट याद रखिए आप, PF, ये देखिए ये हो गया, पूरी परिभाषा होगी कि उत्तल दर्पण पर आपती समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती प्रतीत होती उसे फोकस कहते हैं। और ये ध्रुव से फोकस की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है, ये नोट याद रखिए। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, राइट। और ये फोकस दूरी जो होती है, ये वाली जो दूरी है ये फोकस दूरी है, और ये वाली जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ये फोकस दूरी देखिए ये आधी हो रही है लगभग वक्रता त्रिज्या की। हम प्रैक्टिकली यदि पाएं तो हम फोकस दूरी, ये भी इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि फोकस दूरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, इस पे सवाल भी पूछा जाता है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो याद रखिए फोकस दूरी यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना। जैसे ये देखिए फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए, ये बीच वाला बिंदु क्या था? ध्रुव। वक्रता केंद्र तक की दूरी ये क्या थी? आपकी वक्रता त्रिज्या थी। और इनके बीच में यहाँ तक की दूरी PC, वक्रता त्रिज्या, यहाँ तक की दूरी क्या है? आपकी फोकस दूरी F है। ये वाली दूरी क्या है? PC क्या है? R है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की दुगनी होती है। ये भी F है, आप नापोगे ये भी F है, फोकस दूरी के दुगनी होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है। जैसे सवाल यदि आपको दे दिया, यदि इफ वक्रता त्रिज्या है आपकी 10 सेंटीमीटर तो फोकस क्या होगी? ठीक है, फोकस ज्ञात करिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 10 लिख दीजिए। तो F इजिकल टू क्या होता है? R/2, यानी R का मान 10 रख दो, 10/2 यानी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। उल्टा भी दे सकता है। उल्टा क्या देगा ये आपको? उल्टा क्या देगा कि यदि, उल्टा क्या दे देगा आपको? क्या देगा उल्टा? उल्टा दे दिया उसने, यदि फोकस कितनी हो? 5 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। तो बहुत ही आसान है, वहां पर आपको यहाँ फोकस का मान रख दीजिए या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, R बराबर 2F यानी 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इस प्रकार से जो भी सवाल आए इस संबंध को याद रखिए और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है कि फोकस वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दुगनी होती है या फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। ये देखिए, चाहे तो आप ओरिजिनल देख लीजिए, आप चाहे तो ओरिजिनल दर्पण देखिए। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास में है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये उठा हुआ है। देखिए ये जो दर्पण है, आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? बाहर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ है। ये दर्पण जो है ये उठा हुआ है, ये उत्तल हो गया। और ये दर्पण पे देखिए, ये दर्पण जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है ये अवतल हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए खुद ही देखिए, ये देखिए ये दर्पण जो है ये उठा हुआ दिख रहा है ये, और ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अंदर धंसा है तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? अंदर धंसा है तो ये क्या हो गया? अवतल। ये ऊपर उठा है तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण, राइट। ये आपसे